नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रदीप चौहान और हम पढ़ रहे हैं विषय जीव विज्ञान कक्षा 11 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्राणी जगत। उस चैप्टर में हमने वर्गीकरण का आधार पढ़ लिया और उसके पश्चात संघ प्रोटोजोआ जो है हमने पढ़ लिया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं संघ जिसका नाम है पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। यह आप देख सकते हैं कि जो पॉरीफेरा जो आप शब्द देख रहे हो यह है पोरोस तथा फियर से मिलकर के बना है। पोरोस का मतलब होता है पोर यानी कि छिद्र और फियर का मतलब होता है टू बियर यानी धारण करने वाले। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऐसे जंतु जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं या छिद्रधारी जो जंतु होते हैं उनको कौन से संघ में रखा जाता है? पॉरीफेरा संघ में रखा जाता है। कौन से संघ में रखा जाता है? पॉरीफेरा संघ में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो जीव होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं? छिद्रधारी जीव यानी कि छिद्रधारी जंतुओं को पॉरीफेरा संघ में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पॉरीफेरा संघ में रखा जाता है। और अरस्तु ने इन जंतुओं को स्पंज नाम दिया था। क्या नाम दिया था? स्पंज नाम दिया था। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने इस संघ के जंतुओं को स्पंज नाम दिया था। स्पंज नाम दिया था। और उसके बाद में वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रांट, 1825 में जो है इन्होंने इनको जो है जंतु होने की जो है पुष्टि की और जंतु होने की पुष्टि करने के साथ साथ में इस संघ या जो ये संघ है पॉरीफेरा संघ जो है इस संघ का जो है नाम प्रदान किया और उन जंतुओं को जो है किसमें स्थान दिया? पॉरीफेरा संघ में जो है स्थान प्रदान किया। तो रॉबर्ट ग्रांट बात कब की है? 1825 की है। ने इन जीवों की जंतु होने की पुष्टि की जंतु होने की पुष्टि की तथा कौन से संघ में? पॉरीफेरा संघ में। पॉरीफेरा संघ में इनको रखा गया। ठीक है। अब ये जीव कैसे होते हैं? ये जीव होते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब आप जानती हैं कि इनका शरीर जो होता है वो 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय होने के साथ में ये कैसे होते हैं? असममित। असममित का तात्पर्य ये होता है कि जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी काल्पनिक रेखा के माध्यम से जब इनको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? असममित कहलाते हैं। तो ये असममित होते हैं। इसके साथ साथ में द्विस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं ये? द्विस्तरीय। अब द्विस्तरीय का तात्पर्य ये होता है कि जो गैस्ट्रुला अवस्था में जनन के जो स्तर बनते हैं उनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों होती है, लेकिन इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाई जाती है, मेसोडर्म में नहीं पाई जाती है। तो ये कैसे कहलाते हैं? द्विस्तरीय। तो बहुकोशिकीय, असममित, द्विस्तरीय जलीय प्राणी। द्विस्तरीय और कैसे प्राणी हैं? जलीय प्राणी है ये। ठीक है। अब इनमें जो शारीरिक संगठन की कोटि जो होती है वो कोशी के स्तर की पाई जाती है, अर्थात इनमें ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। तो शारीरिक संगठन की कोटि कोशिकीय स्तर की पाई जाती है। कौन से स्तर की पाई जाती है? कोशिकीय स्तर की पाई जाती है। अब ये जो जीव होता है ना, इन जीवों के शरीर पर जो होता है असंख्य जो है छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों को कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। तो जल के द्वारा वायु और जो बोझे पदार्थ होते हैं वो ऑस्टिया से होकर के शरीर के भीतर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है
इन जंतुओं के शरीर पर असंख्य छोटे छिद्र पाए जाते हैं। असंख्य छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? ऑस्टिया। जिनको ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है। अब इन्हीं ऑस्टिया के द्वारा जल के साथ में वायु और भोज्य पदार्थ होते हैं वो शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। तो लिखा जाता है जल के द्वारा या जल के प्रवाह के द्वारा वायु तथा भोज्य पदार्थ ऑस्टिया से शरीर के भीतर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। ठीक है। अब इनका जो शरीर का जो शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है ऑस्कुलम। क्या कहा जाता है? ऑस्कुलम कहा जाता है। तो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं या फिर जो जनन कोशिकाएं जो होती है वो उस ऑस्कुला के द्वारा ही जल में क्या की जाती है? उत्सर्जित कर दी जाती है। और एक विशेष बात यह है कि इन जंतुओं में जो है नाल तंत्र प्रणाली पाई जाती है और ये नाल तंत्र प्रणाली जो होती है इन जीवों में शरीर के भीतर जो है क्या करती है? वो ओपन होती है, खुलती है। तो लिखा जाता है इनमें शरीर के शीर्ष पर ऑस्कुलम नामक बड़ा छिद्र पाया जाता है और इन जीवों में जो गुहा पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? स्पंज गुहा या स्पंजोशील कहा जाता है। इन जंतुओं में स्पंज गुहा पाई जाती है। फिर नाल तंत्र प्रणाली उपस्थित होती है। कौन सी प्रणाली? नाल तंत्र प्रणाली उपस्थित होती है जो किसमें खुलती है? स्पंज गुहा में। किसमें खुलती है? स्पंज गुहा में खुलती है। और जितने भी उत्सर्जी पदार्थ और उसके साथ साथ में जो जनन कोशिकाएं जो होती है वो ऑस्कुलम के द्वारा ही क्या की जाती है? बाहर उत्सर्जित की जाती है। तो लिखा जाता है उत्सर्जी पदार्थ एवं जनन कोशिकाओं को किसके द्वारा? ऑस्कुलम के द्वारा शरीर के बाहर उत्सर्जित किया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने कहा यह द्विस्तरीय जीव है, तो इनमें दो स्तर हो गए। बाहर वाला जो स्तर होता है वो पिनेकोसाइट नामक कोशिकाओं से बना होता है और भीतर वाला जो आंतरिक स्तर होता है वो कोइनोसाइट नामक कोशिकाओं से बना होता है। द्विस्तरीय जंतु हैं जिनका बाहरी स्तर पिनेकोसाइट
साइट कोशिकाओं से तथा आंतरिक स्तर कोएनोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। कोएनोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। अब इनमें क्या है, जनद अनुपस्थित होते हैं। ये जीव एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है इन जीवों में। इसके साथ में ही क्या होता है कि इन जीवों का जो अंतःकंकाल होता है वो अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिका का या फिर स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। और अंतःकंकाल के आधार पर ही इस संघ को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। तो जनद इनमें क्या होते हैं, अनुपस्थित। जनद अनुपस्थित होते हैं। ये एक लिंगी या द्विलिंगी जंतु होते हैं। इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक और कैसा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। एक चीज और इसमें हमें ध्यान में रखनी है कि ये पोरिफेरा संघ के जो जीव होते हैं इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिसको पेरेनकाइमुला या एम्फीब्लास्टुला लार्वा अवस्था कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि इनमें जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इनमें लार्वा अवस्था पेरेनकाइमुला एम्फीब्लास्टुला पाई जाती है। पेरेनकाइमुला या कौन सी, एम्फीब्लास्टुला पाई जाती है। और इसके साथ में मैंने आपको बताया कि इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और अंतःकंकाल जो होता है वो किसका बना होगा, या तो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा या सिलिका का या फिर स्पंजिन गुआ का। तो लिख रहा हूं अंतःकंकाल, अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्पंजिन तंतु स्पंजिन तंतु का बना होता है। ठीक है, और अंतःकंकाल के आधार पर ही जो है पोरिफेरा संघ को जो है 3 वर्गों में बांटा जाता है। तो देखिए एक बार हम इसे फिर से समझ लेते हैं, क्या लक्षण हैं इनके, सामान्य लक्षण क्या होते हैं पोरिफेरा संघ के। सबसे पहले पोरिफेरा जो शब्द है इसके बारे में समझिएगा, शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। देखो पोरिफेरा जो है ये पोरोस और फियर्स से मिलकर के बना है। पोरोस का मतलब क्या होता है, पोर, और फियर का मतलब क्या होता है, टू बियर, यानी कि छिद्र धारण करने वाले जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोरिफेरा कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छिद्रधारी जंतुओं को कौन से संघ में रखा जाता है, पोरिफेरा संघ में रखा जाता है। और अरस्तु ने इनको जो है स्पंज नाम दिया था, इन जंतुओं को क्या नाम दिया था, स्पंज नाम दिया था। सन 1825 में रॉबर्ट ग्रांट ने इनकी जंतु होने की पुष्टि की
क्या होने की पुष्टि की? जंतु होने की पुष्टि की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ग्रांट ने। कब की थी? 1825 में। तो जंतु होने की पुष्टि की और उसके बाद में इनको जो है पोरिफेरा संघ में रखा गया था। ये जंतु कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, असममित होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं और जलीय प्राणी होते हैं। ये एकल भी हो सकते हैं और निवह भी हो सकते हैं, यानी अकेले भी हो सकते हैं और निवह के रूप में भी पाए जा सकते हैं और स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्थानबद्ध होते हैं। तो एक पॉइंट इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो जीव होते हैं ये कैसे हो सकते हैं? एकल निवही। ठीक है, ये जीव यहां लिख रहा हूं मैं, ये जीव एकल निवही और कैसे होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं। एकल का मतलब समझ गए, अकेले रहने वाले। निवही का मतलब कॉलोनी बना करके रहने वाले। स्थानबद्ध का मतलब किसी आधार से चिपके हुए हो सकते हैं। फिर बहुकोशिकीय है, असममित है, द्विस्तरीय है, जलीय प्राणी है। शारीरिक संगठन की कोटि कौन सी होती है? कोशिकीय स्तर की। कोशिकीय स्तर की क्यों कहा? क्योंकि इनमें कोशिकाएं मिल करके शरीर का निर्माण करती है, ऊतकों का निर्माण इनमें नहीं हो पाता। इन जंतुओं के शरीर पर असंख्य क्या पाए जाते हैं? छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। और जल प्रवाह के द्वारा वायु और भोज्य पदार्थ इन्हीं ऑस्टिया से शरीर में क्या है? प्रवेश कर जाते हैं। और शरीर के शीर्ष भाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? ऑस्कुलम कहा जाता है। और इन जंतुओं में एक गुहा पाई जाती है जिसको स्पंजोसील या स्पंज गुहा कहा जाता है। और एक विशिष्ट नाल तंत्र प्रणाली इनमें पाई जाती है जो किस में जाकर के खुलती है? स्पंज गुहा में जाकर के खुलती है। अब उत्सर्जित पदार्थ और जो जनन कोशिकाएं होती है उनको बाहर उत्सर्जित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑस्कुलम के द्वारा किया जाता है। अब हमने कहा कि ये जंतु जो है द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय होने का मतलब है कि दो स्तर बनेंगे, एक बाहरी स्तर और एक होगा आंतरिक स्तर। बाहरी स्तर जो होता है वो पिनिकोसाइट कोशिकाओं से बना होता है और जो आंतरिक स्तर होता है वो किससे बना होता है? कोइनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। इनमें जनद का तात्पर्य जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो जनद जो है इनमें अनुपस्थित होते हैं। ये जीव एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि इनमें लार्वावस्था पाई जाती है और लार्वावस्था का नाम क्या है? पेरेन्काइमूला या एम्फीब्लास्टुला। और इन जीवों में जो है पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। तो लार्वावस्था का नाम ध्यान रखिएगा, पेरेन्काइमूला और एम्फीब्लास्टुला है लार्वावस्था का नाम। और इनमें पुनरुद्भवन की भी क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। और इन जीवों में जो अंतःकंकाल होता है वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा या सिलिका का बना होगा या फिर किसका बना होगा? स्पॉन्जिन तंतु का बना होता है। और अंतःकंकाल की उपस्थिति मतलब कौन से पदार्थों से मिलकर के बना है अंतःकंकाल, उसके आधार पर ही इस पोरिफेरा संघ को जो है 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहले आप ये नोट कीजिए, फिर हम जो है इस पोरिफेरा संघ के जो 3 वर्ग हैं वो समझते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो पोरिफेरा संघ जो है इसको अंतःकंकाल के आधार पर जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। अब वो वर्ग के नाम क्या क्या है? कैलकेरिया, एक्जेक्टिनेलिडा और डिमोस्पोंजिया। अब कैलकेरिया जो है, कैलकेरिया का तात्पर्य क्या होता है? इसमें जो अंतःकंकाल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक्जेक्टिनेलिडा जो है इसमें जो है अंतःकंकाल जो है वो सिलिका का बना होता है। और डेमोस्पोंजिया में जो है अंतःकंकाल गंधक युक्त स्पॉन्जिन प्रोटीन का बना होता है। तो लिखते हैं कैलकेरिया जो है, तो लिखा जाता है कि इन जंतुओं का अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें इन जंतुओं का अंतःकंकाल सिलिका का बना होता है। और अंतिम वर्ग जिसको डेमोस्पोंजिया कहा जाता है उसमें किसका बना होगा? स्पॉन्जिन प्रोटीन तंतुओं का। तो इनमें
अंतःकंकाल गंधक युक्त स्पॉन्जिन प्रोटीन तंतुओं का बना होता है। तो इस प्रकार से अंतःकंकाल कैसा है, किससे बना हुआ है, इस आधार पर पॉरीफेरा संघ को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग के नाम क्या क्या है, कैलकेरिया, और कैलकेरिया में अंतःकंकाल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर आता है हेक्सेक्टिनेलिडा, इसमें जो अंतःकंकाल है वो किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। और उसके बाद में आता है डेमोस्पोंजिया, और इसमें अंतःकंकाल जो होता है स्पॉन्जिन प्रोटीन जो है तंतुओं का बना होता है। अब इनके उदाहरण, कैलकेरिया जो है, ठीक है, इसके जो उदाहरण आते हैं, इसमें उदाहरण क्या आता है, साइकोन, ल्यूसिला, साइकोन और क्या आ जाएगा, ल्यूसिला। इधर हेक्सेक्टिनेलिडा, इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो क्या आ जाएगा, हाइलोनीमा, जिसको ग्लास रॉप स्पंज भी कहा जाता है। एक है इसमें यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस की पुष्प मंजूषा भी कहा जाता है। और उसके बाद में आता है डेमोस्पोंजिया, और इसमें जो उदाहरण हैं वो क्या हो जाएगा, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है इसको स्वच्छ जलीय जो है स्पंज भी कहा जाता है, और यू स्पॉन्जिया जो है इसको बाथ स्पंज कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बाथ स्पंज, और स्पॉन्जिला जो है इसको क्या कहा जाता है, स्वच्छ जलीय स्पंज कहा जाता है। अब एक एक उदाहरण के जो है इनमें क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। जैसे साइकोन है, तो साइकोन का डायग्राम कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप में, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जो है एक बड़ा सा छिद्र बन जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, ऑस्कुलम कहा जाता है। और बाकी पूरे शरीर पर जो है छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, और इन छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है। तो ये डायग्राम जो बनता है ये किसका है, साइकोन का। तो ये छोटे छिद्र जो पाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। ये क्या है, ऑस्कुलम, ठीक है। और ये चित्र है किसका, साइकोन का। अब इसके बाद में यहाँ पर यूप्लेक्टेला का डायग्राम बनाते हैं। ये हो जाएगा यूप्लेक्टेला। और उसके बाद में यहाँ पर जो है डायग्राम बना देते हैं किसका, स्पॉन्जिला का।
ये है क्या, स्पॉन्जिला। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो पॉरीफेरा संघ जो है, पॉरीफेरा संघ को अंतकंकाल के आधार पर जो है हमने क्या क्या 3 वर्गों में बांटा। इनमें जो अंतकंकाल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन और सिलिका और किसका बना हो सकता है, स्पॉन्जिन तंतुओं का बना हो सकता है। अगर मान लीजिए अंतकंकाल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है तो उस वर्ग को कहा जाता है कैलकेरिया, ठीक है ना। तो कैलकेरिया वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें अंतकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उदाहरण आता है साइकोन और ल्यूसिला, ये साइकोन का एक डायग्राम बना हुआ है। फिर इसी तरीके से वर्ग हेक्सेक्टिनेलिडा जो होता है, इस हेक्सेक्टिनेलिडा वर्ग के जंतुओं में जो अंतकंकाल होता है वो किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। और इसका एग्जाम्पल है हाइलोनीमा और यूप्लेक्टेला, और ये डायग्राम बना हुआ यूप्लेक्टेला का। और वर्ग जो डेमोस्पोंजिया जो होता है उसमें जो अंतकंकाल जो होता है वो गंधक युक्त स्पॉन्जिन प्रोटीन तंतुओं का बना होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। यू स्पॉन्जिया को बात स्पंज और स्पॉन्जिला को स्वच्छ जलीय स्पंज भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है किसका, स्पॉन्जिला का, आप इसे नोट कीजिएगा।